हेलो बच्चों, क्या हाल है बच्चों। पढ़ाई कैसे चल रहा है बच्चों। देखिए, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर जो है उसका शुरुआत करेंगे और इस टॉपिक का नाम है वेक्टर। ओके बच्चों, देखिए कि आप लोगों ने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। जानते हैं, बिल्कुल उसी वेक्टर को लेके थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ मजेदार कहानी बनाएंगे। हाँ यस, कहानी का शुरुआत कुछ ऐसा ही होता है बच्चों। ये देखिए, कहानी का शुरुआत में कौन आगे हैं, राम जी आगे हैं। और ये देखो, ये एक मार्केट है। कौन सा मार्केट है, सोचो कौन सा है। यस, कनॉट प्लेस, दिल्ली का कनॉट प्लेस में ये देखिए राम जी आके पहुंच गए हैं। और वहां पे कौन है, लक्ष्मण। और यहां पे राम जी को लक्ष्मण से मुलाकात करना है ना। इस कहानी में वेक्टर का क्या रोल है, क्या कुछ वेक्टर का रोल है, डायरेक्शन का कुछ रोल है क्या, सोचिए। तो जैसे कि मैं आपको यहां पे मेंशन किया हूं, मान लेते हैं ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन को ईस्ट मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को नॉर्थ मान लेते हैं, राइट। सो यहां पे ये एंगल को 90 डिग्री ले लिया गया, ईस्ट और नॉर्थ। एक्चुअली लक्ष्मण जो है, ये राम का जो पोजीशन है, राम के पोजीशन का रेस्पेक्ट लक्ष्मण कहां है, कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है। कितना दूरी में है, चलो मान लेते हैं 1000 मीटर दूरी में है। सो 1000 मीटर, ओके, 1000 मीटर दूरी में लक्ष्मण है जिससे मिलना चाहते हैं राम। ओके, तो कैसे मिलेंगे, सपोज ऐसे हुआ कि राम ने क्या किया, लक्ष्मण को क्या किया, फोन कॉल्स लगा दिए। ओके, तो पूछने के लिए जब लक्ष्मण को फोन कॉल किया गया तो लक्ष्मण ने एक गड़बड़ी इंफॉर्मेशन दे दिया। क्या इंफॉर्मेशन दिया कि मैं जो हूं, लक्ष्मण ने बोला कि मैं जो है ना, मैं जो है इस चौक से, ये जो चौक है ना, कनॉट प्लेस का जो चौक है, इस चौक से 1000 मीटर दूरी में हूं। लक्ष्मण ने राम को यह बात बताया फोन के द्वारा कि मैं 1000 मीटर दूरी में हूं। ओके, तो फिर क्या करेगा राम, क्या करेगा। सपोज 1000 मीटर दूरी में है तो राम ने क्या किया, 1000 मीटर इधर चला गया। ठीक है, राम को भी पता नहीं क्या होगा करके, उसने देखा रास्ता इधर जा रहा है तो चलिए 1000 मीटर ईस्ट की तरफ चले गए। 1000 मीटर ईस्ट के बाद जाके यहां देखा तो कोई लक्ष्मण है ही नहीं, कोई भी नहीं है ना। सो कुछ तो गड़बड़ी हो चुका है, लक्ष्मण उसको मिला ही नहीं है। अब क्या होगा, 1000 मीटर किधर भी जा सकते हैं, 1000 मीटर डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, ईस्ट की तरफ हो सकता है, नॉर्थ हो सकता है, ये डायरेक्शन में हो सकता है, ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन है। कितने सारे डायरेक्शन आएंगे, कितने सारे डायरेक्शन जो है 1000 मीटर को लेके, देयर आर सो मेनी डायरेक्शंस। तो क्या होगा, इसका मतलब यहां पे डायरेक्शन का स्पेशलिटी इतना ज्यादा है, तो उस डायरेक्शन का स्पेशलिटी ना होने की वजह से, वो डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन यहां पे इन्वॉल्व ना होने की वजह से राम को परेशान झेलना पड़ा और बहुत 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 परेशान हो गया बेटा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो ये कहानी में क्या पता चला कि आप जब किसी को भी अपना पोजीशन के बारे में बताते हैं, उनको डायरेक्शन बोलना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण ने ये गड़बड़ी कर दिया, उसने डायरेक्शन नहीं बताया, जबकि वो राम के रेस्पेक्ट नॉर्थ को 1000 मीटर में था, है ना। अगर लक्ष्मण ये बोल देता कि मैं जो चौक है ना, चौक के रेस्पेक्ट 1000 मीटर नॉर्थ की तरफ हूं, तो डेफिनेटली राम लक्ष्मण से मिल लेता, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है आप जानते हैं, बिल्कुल। स्केलर वो होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होता है। ये तो बचपन में पढ़ चुके हैं। क्या वेक्टर का बस इतना ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, नहीं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और उसके साथ साथ कुछ तो है जो वेक्टर को फॉलो करना चाहिए, है ना। सो आपको क्या मालूम है, कई सारे क्वांटिटी होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट फिर भी वो वेक्टर नहीं होते हैं, मालूम है। यस, धीरे धीरे ये जो क्लास चल रहा है, ये क्लास का सीरीज शुरू हुई है, इसमें आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा कि ऐसे कौन से क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वेक्टर नहीं है। यस, ऐसा भी क्वांटिटी है। तो दैट मीन्स किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बोलने के लिए उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। वो प्रॉपर्टी कौन सा सेटिस्फाई करना चाहिए, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। आज तो बस एक इंट्रोडक्शन है, मजेदार लेक्चर है, आज तो आपको एंजॉय करना है ना। वेक्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और अगर आपकी समझ में आ गया है तो बच्चों आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम जो है यहां पे स्टार्ट करेंगे वेक्टर के बारे में। कई सारे बढ़िया बढ़िया आइडिया आपको दिया जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए,
जब हम वेक्टर का बात करते हैं, राइट, जब हम वेक्टर का बात करते हैं, तो वेक्टर में क्या होता है, कई सारे क्वांटिटी हैं जिसको हम वेक्टर बोलते हैं। आप बता सकते हैं कौन से क्वांटिटी हैं, कौन से क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं, बोलिए। यस, जैसे कि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ओके, ऐसे कई सारे क्वांटिटी हैं जो कि वेक्टर कैटेगरी में काउंट होते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारे क्या है, वेक्टर है। इनका मैग्नीट्यूड भी है और इनका डायरेक्शन भी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसी कहानी में वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। वेक्टर, टॉपिक का नाम क्या है, वेक्टर। सबसे पहले बच्चों वेक्टर के बारे में जब मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सबसे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर का जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अगर किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो बस आपको ना इसको एक एरो बना दीजिए। एक एरो बना देंगे, सो एरो का जो हेड है ना वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और टेल क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सपोज एक वेक्टर ले लेते हैं वेलोसिटी, ओके। हाँ, जैसे एक कार है, सपोज आपके सामने एक कार जो है उसको ले लेते हैं एंड कार इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। कार का वेलोसिटी सपोज आपको दिया है, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड में कार ट्रेवल कर रहा है। सो कार का वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग, चलो इस डायरेक्शन को ईस्ट मान लिया, राइट। सो ये जो कार जा रहा है उसका वेलोसिटी वेक्टर होगा, इसलिए उस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। समझ पा रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आपको डायरेक्शन पता है ना। सो ये जो डायरेक्शन होते हैं, ये डायरेक्शन ईस्ट है। नॉर्मली ये हम लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ओके। तो बच्चों क्या आपको मालूम है कि ये सारे डायरेक्शन कौन से प्लेन में डिफाइन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सा प्लेन में डिफाइन होता है, ये ना ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफाइन होता है, राइट। कौन सा प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ओके। कभी कभी बच्चे ना इसको ऊपर दिखता है तो नॉर्थ क्या ऊपर है कंफ्यूज मत होना, ये ऊपर है बोले तो ऐसा नहीं है, ऊपर नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये क्या बोर्ड ही वर्टिकल है इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है। एक्चुअली ये सब कुछ कौन सा प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बच्चों देखिए, तो इस वेलोसिटी को हम ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेलोसिटी को हम ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग क्या, ईस्ट। ध्यान से देखिए, ग्राफिकली वेक्टर को एक एरो में रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें ये होता है मैग्नीट्यूड और ये होता है डायरेक्शन। जो 20 मीटर पर सेकेंड है हम इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। इस तरीके से हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट होता है, मैं अगर इसका रिवर्स डायरेक्शन लो, रिवर्स डायरेक्शन ले लो, है ना, तो डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ईस्ट का रिवर्स डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट होगा। समझ पा रहे हैं, यस। तो चलिए आगे मूव करते हैं। सो केयरफुली ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह है कि अगर ये वेक्टर को 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट लिखेंगे, मैं सपोज और एक वेक्टर लूंगा जो कि इसका रिवर्स डायरेक्शन में होगा। ये क्या है, वी वेक्टर, इसको मान लेते हैं वी डैश वेक्टर, ओके। तो वी वेक्टर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, 20 मीटर पर सेकेंड along east, ओके, 20 मीटर पर सेकेंड along east। तो ये क्या होगा, ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड along कौन सा डायरेक्शन, वेस्ट। समझ पा रहे हैं बच्चों, क्यों, बिकॉज हमने ना इसका लेंथ को, ओके, इसका लेंथ को अगर x पकड़े हैं या अगर इसका लेंथ x पकड़ेंगे तो इसका लेंथ क्या होगा, x प्लस x 2x, है ना। तो लेंथ डबल तो मैग्नीट्यूड भी डबल होना चाहिए, राइट। इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज का जो सेशन है, आज के क्लास में आपको इंट्रोडक्शन क्लास में इस वेक्टर में छोटी छोटी चीजें का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया तो हम वेक्टर का डायरेक्शन के बारे में सोचना चालू कर देंगे। सो डायरेक्शन के बारे में आपको पता होगा, ये थोड़ा इलाबोरेटली बातें होना चाहिए इस पे, हाँ, थोड़ा सा इलाबोरेटली कहानी बनाएंगे, बातें बनाएंगे। देखो अभी तो आपको बताया था ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये डायरेक्शन नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। क्या बस इतना ही डायरेक्शन होते हैं या और भी डायरेक्शन होता है,
क्या बस ये चारों डायरेक्शन होते हैं? नहीं 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 नहीं, आप सोचिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, राइट? कुछ भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज ये हम एक डायरेक्शन लेते हैं, तो आप क्या बोलेंगे इस डायरेक्शन को? ये कौन सा डायरेक्शन है? यस, बच्चे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। सही है, क्या ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है? या अगर मैं ये डायरेक्शन लूंगा तो क्या ये साउथ ईस्ट है? स्टूडेंट्स याद रखिए, आप इसको रैंडमली नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट ऐसा रैंडमली नहीं बोलते हैं। अगर आप इसको नॉर्थ ईस्ट बोल दोगे तो मैं बोलूंगा अरे इसका डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, समझे? अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये क्या होगा? हाँ, चलो इसको पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। बच्चों, नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट जो भी है, या नॉर्थ वेस्ट, ये सब बोलने के लिए कंडीशन है। क्या आपको मालूम है क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि ये एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। ओके, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब है एग्जैक्टली इस क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर होना चाहिए। अगर बाइसेक्टर है तो आप बता सकते हैं। ओके, तो पर अगर 45 डिग्री नहीं है तो क्या करेंगे? जैसे कि मान लेते हैं ये एंगल है 35 डिग्री। ओके, अगर वो 35 डिग्री में है तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ओके, साउथ ईस्ट, ये सब तब बोला जाता है जब एंगल 45 डिग्री होता है। दैट मीन्स ये एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। 35 डिग्री होगा तो क्या होगा? क्या बोलेंगे आप? बच्चों, अगर कोई भी रैंडमली डायरेक्शन आया तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसा? इसको लिखना पड़ेगा 35 डिग्री, आपका एंगल के साथ मेंशन करना पड़ेगा, है ना? सो 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 35 डिग्री नॉर्थ, मतलब 35 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। सो 35 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। कहां से? ईस्ट से। ओके, ये एंगल किससे कनेक्टेड है? ईस्ट से कनेक्टेड है। बच्चों, जो एंगल जिसके साथ कनेक्टेड होगा उसको बाद में लिखना, समझा? 35 डिग्री ईस्ट से कनेक्टेड है, ईस्ट को बाद में लिखा। ऐसे एक छोटा सा ट्रिक्स में भी याद रख सकते हो, है ना? वैसे इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये जो डायरेक्शन है ना, ये 35 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। कहां से? ईस्ट से। समझे आप? अच्छा बच्चों, बोलिए कि अगर मैं ऐसे करूं कि ये एक डायरेक्शन ले लूंगा, ये लिख दूंगा 60 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे? इसको तो साउथ वेस्ट नहीं बोल सकते हो, इसको साउथ वेस्ट नहीं बोल सकते हैं, इसको हमें बोलना पड़ेगा 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा स्टूडेंट? 60 किससे कनेक्टेड है? 60 कनेक्टेड है साउथ के साथ, है ना? 60 इज कनेक्टेड टुवर्ड्स साउथ। अगर 60 साउथ से कनेक्टेड है तो आपको साउथ को बाद में लिखना पड़ेगा, राइट? तो आपको इसको बोलना पड़ेगा 60 डिग्री क्या लिखना पड़ेगा? वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, है ना? दैट मीन्स ये ना 60 डिग्री वेस्ट की तरफ है। कहां से? साउथ से। और 60 डिग्री साउथ से कनेक्टेड है, इसलिए साउथ को बाद में लिखा। और सिमिलरली यहां पे 35 डिग्री ईस्ट से कनेक्टेड है तो ईस्ट को बाद में लिखा। आप समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से आप कोई भी एंगल आएगा ना तो आप डायरेक्शन बता सकते हो। सो दिस इज हाउ वी कैन स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, चलिए, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया जा रहा है। अगर आप कोई भी डायरेक्शन लेंगे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब बोलने के लिए एंगल क्या होना चाहिए? 45 डिग्री। समझा? यस। उसके बाद और एक छोटा सा चीज है स्टूडेंट्स, कोई भी दो वेक्टर अगर लेते हैं उनके बीच एंगल कैसे स्पेसिफाई होता है? हाउ टू स्पेसिफाई एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके बच्चों, याद रखिए, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसा स्पेसिफाई होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिटरमाइंड इन बिटवीन, अच्छे से ध्यान दो, इन बिटवीन देयर डायरेक्शंस। बच्चे यहां पे बहुत बार ना गलत कर देते हैं। जब भी आप दो वेक्टर लेते हैं और उनके बीच अगर आपको एंगल डिटरमाइन करना है तो हमेशा उनके डायरेक्शन के बीच एंगल मेजरमेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। सपोज ये एक वेक्टर है, एक एरो मतलब ये एक वेक्टर है, और ये ना ये और एक वेक्टर है। देखिए, आपको थोड़ा सा मैं स्कूल वाला कहानी बताता हूं। स्कूल में क्या हो रहा था? स्कूल में सपोज ये एक लाइन है
और ये एक लाइन है ना। तो आप कैसे करते थे, दो लाइन है आपके सामने, ये दोनों लाइन के बीच में एंगल सपोज 120 डिग्री है। हाँ, सो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है। देखो ये बस दो लाइन है, लाइन L1 एंड लाइन L2, और ये उनके बीच का एंगल है। तो लाइन और वेक्टर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। डिफरेंस क्या है, यहां पे डायरेक्शन है, यहां पे डायरेक्शन है, यहां पे कोई डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं है। तो इसलिए लाइन और वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको महसूस करना पड़ेगा। देखो बच्चों, जब आप इसका नाम ए वेक्टर दे देंगे, इसका नाम बी वेक्टर दे देंगे, तो आपको डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। ए का डायरेक्शन इस तरफ है और बी का डायरेक्शन उस तरफ है। जब आप एंगल डिटरमाइन करेंगे, आपको डायरेक्शन के बीच से लेना पड़ेगा। इस बात का मतलब क्या है, आपको समझाना पड़ेगा बच्चों। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे सपोज ये दो वेक्टर है ना, ये दो वेक्टर है, ओके, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर। सो डायरेक्शन वाइज अगर हम देखते हैं तो इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ए वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है। ध्यान से देखिए, ये किसका डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन बच्चों, ए का डायरेक्शन, और ये किसका डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन। मैंने आपको जो स्टेटमेंट लिखा हूं, जरा इसका मतलब समझिए। क्या मतलब है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिटरमाइंड इन बिटवीन देयर डायरेक्शंस। बच्चों आपको बस डायरेक्शन देखना चाहिए, ये ए का डायरेक्शन है, ये बी का डायरेक्शन है। दोनों डायरेक्शन के बीच में जो एंगल आएगा वो ये आएगा, एक्यूट एंगल होगा, जबकि वहां पे आपको ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है। 120 90 से ज्यादा है, यहां पे ये 90 से कम दिख रहा है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है ना, उसके लिए इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। ए को एक्सटेंड कर देने से ये ए का डायरेक्शन हो जाएगा, ये ए का डायरेक्शन और ये बी का डायरेक्शन, राइट। ये ए का डायरेक्शन और ये बी का डायरेक्शन। देखिए दोनों डायरेक्शन के बीच में जो एंगल आएगा, आप समझ पा रहे हैं बच्चों, तो ये जो होगा दिस विल बी थीटा। सो थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ पा रहे हैं, ऐसे आपको लेना पड़ेगा, ऑब्ट्यूस नहीं होगा, यहां पे एक्यूट एंगल दिख रहा है। समझ पा रहे हो। सो ये ए का डायरेक्शन और ये बी का डायरेक्शन, तो उस हिसाब से हमेशा ध्यान में रखना। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, आपको और एक बार थोड़ा इसमें और एक एग्जांपल लेंगे तो और भी अच्छे से ध्यान में आएगा। देखो बच्चों, सपोज ये ए वेक्टर है। हाँ, आप ये बताइए, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी ऐसा है, तो क्या करोगे आप, ये ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब आप बताइए एंगल कौन सा होगा, कौन सा एंगल होगा, एंगल एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा। फिर वही कहानी वही है। डायरेक्शन देखो बच्चों, दिख रहा है कि नहीं आपको, ये बी का डायरेक्शन है और ये ए का डायरेक्शन है, ए का डायरेक्शन इस तरफ है। मैंने आपको अलर्ट कर दिया था कि आपको बस डायरेक्शन को देखना चाहिए, लेंथ को मत देखिए, लाइन को मत देखिए, डायरेक्शन को देखिए। ये ना ए का डायरेक्शन है और ये बी का डायरेक्शन है। सो दिस विल बी थीटा, जो कि ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा और यहां पे 90 से कम होगा। आप समझे, समझ में आए आपको। देखो ना, ये ए का डायरेक्शन वही कहानी है, कहानी कुछ सिमिलर है। ये ए का डायरेक्शन है और बी का ना ऐसा पीछे है। देखो ए का डायरेक्शन आगे है और बी का ऐसा बैक साइड है। सो अगर ये ए का डायरेक्शन है और बी का डायरेक्शन है, तो ये होगा एंगल। समझ पा रहे हैं, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा, राइट। चलिए, ये छोटे छोटे चीजें समझोगे बच्चों जब आप प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कोई बच्चा सपोज 10 से 11 को जा रहा है ना, तो उसके लिए छोटी छोटी चीजें समझना जरूरी है ना। हाँ, यस। और कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है तो उसको ना छोटी छोटी चीजों को समझिए। वो छोटे छोटे चीजें ना एक बड़ा हेल्प आपको करता है, आगे आपको समझने में, आगे अंडरस्टैंडिंग में काफी हेल्प करता है। चलिए बच्चों, आगे मूव करते हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट देखिए, एक बार ये अगर समझ में आ गया है तो आपको मैं अभी एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में बात करूंगा। ओके, सो वैसे तो वेक्टर कई प्रकार के होते हैं। वेक्टर को कई सारे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। उसके बारे में आपको आइडिया दिया जाएगा। वैसे आज का क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, व्हाट यू मीन बाय यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा
देखो बच्चों, सपोज मैंने एक फोर्स वेक्टर को डिफाइन किया, फोर्स वेक्टर को लिखा 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन अलोंग ईस्ट, ऐसे डिफाइन किया, राइट। तो ये जो 50 न्यूटन है, दिस 50 न्यूटन इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। ये फोर्स का क्या है? मैग्नीट्यूड है, ओके। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इसको एक प्रॉपर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। ये ना ऐसा 2 लाइन लगा देंगे, ये हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये सिंबल का नाम है मॉडुलस, मॉड सिंबल है, इससे आपको मैग्नीट्यूड मिलता है। सिमिलरली ये जो है, ये क्या होगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, ओके। सो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है बच्चों, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, बस एरो हटा दीजिए, बस सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे। तो ऐसा ही जैसे मैग्नीट्यूड को हम सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया, वैसे डायरेक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो स्पेशली वेक्टर का डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए एक स्पेशल वेक्टर हम एक्सप्रेस करेंगे, जिसका नाम क्या है? यूनिट वेक्टर। बच्चों 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए यूनिट वेक्टर के बारे में। पहला चीज है, पहला पॉइंट है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तभी तो उसका नाम यूनिट बोला गया। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 होता है ना। इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 एंड दूसरा इंफॉर्मेशन, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? डायरेक्शन। इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर लेता है, राइट। सो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफाइन करेंगे यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो स्पेशल सिंबल है वो सिंबल कुछ ऐसा ही बच्चों, इसको ना ऐसा लिखते हैं, एफ कैप। क्या? कैप, कैप। ये कौन सा है? कैप है। एक्चुअली कैप देने से क्या होगा? ऐसे कुछ नहीं है। कैप मतलब कुछ भी एक सिंबल देना था ना, एक अलग से सिंबल देना था ना, इसलिए इसे किया गया है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। आप लोग कैप क्यों दिया? और कोई सिंबल भी दे सकते थे, है ना। तो आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं, मैं इसको एफ कैप लिख दिया। सो ये क्या होगा? दिस रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। जो फोर्स हमने लिया ना, उस फोर्स के लिए ये होगा यूनिट वेक्टर। कोई भी यूनिट वेक्टर को ऐसा कैप में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस आपने मैग्नीट्यूड को अलग सिंबल में रिप्रेजेंट किया, आपने डायरेक्शन को अलग सिंबल में रिप्रेजेंट किया, तो फिर आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए? बच्चों इसको ना हम ऐसा लिख सकते हैं, बात को समझिए। ये देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये क्या है? डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड को ऐसा लिखेंगे और डायरेक्शन को एफ कैप लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया, तो हो गया वेक्टर। सो किसी भी वेक्टर को आप ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड इनटू एफ कैप, ओके। तो ये एक अलग सा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को किससे डिफाइन होता है, समझ में आया आपको? बाकी सारे टाइप्स मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही इलैबोरेटली समझाऊंगा, बट आज की क्लास में इसका इंपॉर्टेंस आप समझ पा रहे हैं। आप वेक्टर को डायरेक्शन तो है, बट वो डायरेक्शन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप बोलोगे कि सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, उनको लिखेंगे कैसे, किस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे? तो ये आपके सामने ये तरीका है। सो अगर आपने फोर्स को ऐसे लिखा तो आप किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। सपोज आपको लिखना है ए वेक्टर रैंडमली, है ना, रैंडमली सपोज आपको ए वेक्टर लिखना है, तो ए वेक्टर को क्या लिखेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा? ए कैप, ए इंटू ए कैप। कोई बोलेगा बी वेक्टर को कैसे लिखो? ना बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी का डायरेक्शन, बी कैप। ये सब क्या है? ए कैप, बी कैप, सी कैप क्या है? ये सब यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा बच्चा बोला कि मैं सी को कैसे लिखो ऐसा, सी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, ओके। तो इस तरीके से कोई भी वेक्टर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर बच्चों याद रखो, आप जब स्कूल में पढ़ रहे थे आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने एक्सिस लेके पढ़ा होगा, है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उस कहानी, बच्चे वाले कहानी याद है क्या? नहीं, बचपन में आपने पढ़ा क्या? नहीं स्कूल में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे तो ये इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। आपको एक प्लेन दिख रहा है ना ये प्लेन? यस, ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो है ये ना 2D में रिप्रेजेंट हुआ है।
पढ़ते हो क्या नहीं? 2D 3D पढ़ते क्या नहीं? ये किस में? 2D में आएगा, 2 डायमेंशन में आएगा। ओके, सो 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टूडेंट्स इनको ना एक डायरेक्शन एक्सेप्ट किया गया है। आप बोलेंगे यार ये यहाँ पे एक्स को एक डायरेक्शन लिया जा सकता है, वाई को और एक डायरेक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल, तो बच्चों उसके लिए भी ना कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। मतलब एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं आई कैप और वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं जे कैप। देखो कैप लग गया ना, टोपी पहना दिया ना, तो क्या बन गया? वो बन गया यूनिट वेक्टर और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो आई कैप क्या है? आई कैप है यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। आप बोलेंगे उल्टा कैसे लिखूं, रिवर्स डायरेक्शन को कैसे लिखूं? कोई बात नहीं, एक माइनस साइन दे देना। माइनस साइन जो है अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आप बोलेंगे ये डायरेक्शन कैसे लिखूं, और एक माइनस साइन दे देना, माइनस जे कैप। सो आई कैप का रिवर्स डायरेक्शन क्या है? आई कैप का रिवर्स डायरेक्शन है माइनस आई कैप और प्लस जे कैप का रिवर्स डायरेक्शन है माइनस जे कैप। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन दे दिया। राइट, समझ पा रहे हैं? तो ये जो था ना, ये 2D में था, ये 2 डायमेंशन में है, ये है 2D में, 2 डायमेंशन में हम ऐसा करेंगे। सो ऐसा ही चीजें हम 3 डायमेंशन में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 3D समझ पा रहे हो? हाँ, सो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तीसरे को बुलाओ। तीसरा कौन है? जेड एक्सिस। ये देखिए, ये देखो स्टूडेंट्स, यहां पे तीनों एक्सिस देख लीजिए। अगर ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो ये कौन सा होगा? जेड एक्सिस। देखिए, समझ पा रहे हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये कौन सा? जेड एक्सिस। तो ये 3D में है, इसको 3 डायमेंशनल एक्सिस बोलते हैं। एक्स, वाई, जेड, ये ना इसी 3 डायमेंशनल स्पेस में इमेजिन कर सकते हैं। पर इसको मैं कैसे बनाऊं? इस प्लेन में, इस बोर्ड में कैसे बनाऊं? क्या मैं बना सकता हूं? कैसे बनाऊं? आप सोचिए, अगर मुझे 3D में रिप्रेजेंट करना है, सो इन 3 डायमेंशन कैसे करेंगे बच्चों? यहां पे चलिए कोई बात नहीं, ये सपोज 2 एक्सिस हो गया है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये कौन सा हो गया? वाई एक्सिस, ये कौन सा हो गया? ओरिजिन। तो जेड एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करो? ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करे? जेड तो आपकी तरफ है ना, हाँ समझ पा रहे हो? देखो ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड किस तरफ है? जेड किस तरफ है? आपकी तरफ है। ये कैसे बनाऊं मैंने? ये कैसे बनाऊं? ना, बनाना डिफिकल्ट है, ऐसे नहीं बना सकते। इसलिए यहां पे जो है तो थर्ड एक्सिस है, ऐसा आप अज्यूम कीजिए कि वो इस तरफ नहीं है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों को देखिए। ये जो मैंने बनाया ये इस तरफ नहीं है, ये आपकी तरफ है। मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए मैं इस पे ऐसे दिखाया। दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। बच्चों यहां पे नाम क्या दिया जाएगा? ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ये होगा आई कैप, ये होगा जे कैप। तीसरा का नाम क्या देना चाहोगे? कुछ भी दे दो, चलता है। चलो के कैप दे देंगे, तो इसका डायरेक्शन होगा के कैप। So I cap represents direction of positive x-axis. J cap represents direction of positive y-axis. K cap represents direction of positive z-axis. हो गया? समझा? इसका मतलब है आपने जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, उसके सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो आपको पता ही चल गया है ना। सो आगे गड़बड़ी मत करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे सामने जो है एक सिचुएशन है। मान लेते हैं ये है एक ट्री है, चलो एप्पल ट्री ले लेते हैं। एप्पल ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, है ना। क्या हुआ था? एप्पल पेड़ के नीचे देखो ये कौन है? बेचारे देखो न्यूटन यहाँ पे बैठे हैं, एप्पल पेड़ के नीचे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। बट हुआ क्या? एक क्या हुआ, अचानक यहां से एप्पल एक ड्रॉप हो गया है ना। सो न्यूटन बेचारे वहां पे आराम कर रहे थे, तो हुआ क्या? अचानक क्या हुआ? एप्पल यहां से गिर गया, है ना। यहां से गिरता हुआ एप्पल आया, न्यूटन के सर को हिट कर दिया और दिमाग का बत्ती को जला दिया, है ना। कहानी पढ़े उन्होंने? यस, न्यूटन के सर पे हिट किया। हिट करना मतलब क्या है? हिट का मतलब क्या है? वेलोसिटी। अगर किसी को कुछ वेलोसिटी होगा तभी तो हिट करेगा, तभी तो कोलाइड करेगा। दैट मींस ये जो है ना कुछ वेलोसिटी के साथ यहां पे हिट किया। मान लेते हैं ये 20 मीटर पर सेकेंड से हिट किया। अरे बाप रे, कुछ जबरदस्त टक्कर होने वाला है ना। तो ये इसका स्पीड है। आपको सपोज इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हाँ, वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे?
बच्चों इसको पूछा गया, आपको पूछा गया कि इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, तो आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आपको तो पता है, आपको अभी अभी पता चल गया है, ये होता है आई कैप, ये होता है जे कैप, और नीचे का डायरेक्शन होता है माइनस जे कैप, और ये होता है माइनस आई कैप। तो जरा बताइए इस वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करोगे? कैसे कैसे इसका डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड तो आपके सामने है, डायरेक्शन कैसे होगा? इसका डायरेक्शन किस तरफ है? डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने माइनस जे कैप माने हैं, तो इसलिए इस वेक्टर को हम एक्सप्रेस करेंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू राइट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है? 20 है। मैग्नीट्यूड कितना है? 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या है? माइनस जे कैप। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये ना ये डायरेक्शन है, तो इसलिए भी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा? माइनस 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये है रिप्रेजेंटेशन, ऐसा आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है वेक्टर को। मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, और क्या चाहिए? यस। सो बच्चों आज पर्टिकुलरली इस क्लास में मैं आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आपको पहचान करा दिया है ना। यस, वेक्टर में थोड़ा सा जान पहचाना हो गया ना, तो आगे आपको सारे टॉपिक फटाफट समझ में आएंगे। तो ये जो लेक्चर सीरीज मैंने शुरू किया हूं तो काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप 10th में हैं तो आपको जो है ना 11th में जब आप एंटर करेंगे, जब फिजिक्स पढ़ेंगे, तो उससे पहले कुछ छोटे छोटे चीजें चाहिए, ओके, जो आपका बैकग्राउंड बनाते हैं, आपका फाउंडेशन बनाता है। तो इसलिए सारे छोटे छोटे टॉपिक आप लर्न करते रहिए, आप मेरे साथ ट्यूनिंग में रहिए, बस टच में रहिए, बड़े मजेदार तरीके से हम बहुत कुछ लर्न करेंगे, ठीक है, सो दैट आपका 11 का प्रिपरेशन बड़े धमाकेदार मजेदार तरीके से आपका शुरू हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन अटेंड करने की वजह से नेक्स्ट क्लास आपसे मुलाकात होगा। पढ़ाई हमेशा मजेदार तरीके से होना चाहिए, खुशी खुशी पढ़ाई करो, खुश रहो बस, और पढ़ाई को बिल्कुल बर्डन मत लेना। हाँ, बस मेहनत करो, हार्ड वर्किंग करो, अपने जो वीकनेस है उसको फोकस करो, और फिर देखना डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। और अपने डाउट को खुल के शेयरिंग करो, डाउट को ऐसे छुपा के मत रखना, खुल के शेयरिंग कीजिए, अपने फ्रेंड्स को पूछिए, टीचर्स को पूछिए, पेरेंट्स को पूछिए, जो भी आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं उनसे बात कीजिए, ठीक है, फिर आपको बढ़िया महसूस होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास मुलाकात होगा। ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू।